तो बच्चों रिफ्लेक्शन पढ़ना है आपको ग्लास स्लैब से, ग्लास के एक स्लैब से, तो रेक्टेंगुलर पोर्शन को अपन ग्लास स्लैब बोलेंगे। फिर भी कोई बोलता है इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी, तो बोलेंगे ग्लास स्लैब इज अ, ध्यान दें सब लोग, अ ग्लास स्लैब इज अ, ठीक है, इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, क्योंकि ये एक तरह से ट्रांसपेरेंट होता है। अपन लैब में जाकर देखते भी हैं, इस पर एक्टिविटी भी है आप लोगों को, 12th में और 10th में एक्सपेरिमेंट था। अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय प्लेन सरफेस, बाउंडेड बाय प्लेन सरफेस। कोई दिक्कत तो नहीं है? एक और कंडीशन होती है ग्लास स्लैब की, ये पॉइंट नंबर 1 कर लेना, दूसरा पॉइंट भी यहां लिख देता हूं। द इंसिडेंट प्लेन, बोलो बच्चों, जो इंसिडेंट प्लेन होगा ना, इज पैरेलल टू, इंसिडेंट प्लेन इज पैरेलल टू द इमर्जेंट प्लेन। जो प्लेन से लाइट बाहर जा रही होगी ना, उसके ये पैरेलल होगा। याद रहेगा ये सबको, है ना? 10th क्लास वाला ग्लास स्लैब क्या कहता है कि सर लाइट फॉल करेगा, बेंड करेगा, वगैरह वगैरह हो जाएगा यहाँ पे। तो देखो, बाहर में एयर बुलाऊंगा तो n1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और बॉटम पे भी क्या हो जाएगा, एयर हो जाएगा, तो n1 की वैल्यू यहाँ पर ही 1 हो जाएगी। रही बात बच्चों ग्लास स्लैब की, तो इसको आप एक ग्लास से समझ लो, तो यहाँ पे हो जाएगा n का टर्म। लेट मी यूज अ डार्कर पेन। तो हम लोग ऐसा ले लेते हैं बच्चों, यहाँ पे n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलोगे सर ये n हो गया, इसको अपन ग्लास बोलेंगे। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक बच्चों? as soon as the light falls at an angle, देखो ये एक लाइट एक ऐसे एंगल पे फॉल करती है, तो बच्चों सबसे पहले आप नॉर्मल बनाओगे। सबको मालूम है पहला काम क्या किया जाता है, नॉर्मल बनाई जाती है, उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंट बनाया जाता है। हाँ या ना? बोलोगे सर बिल्कुल क्लियर बात है ये तो जो नॉर्मल लाइट रे है, उस नॉर्मल लाइट रे को अपने ही डायरेक्शन में ऐसे पास करने का मन कर रहा था, देखो डायरेक्टली ऐसे निकल जाएगा ये लाइट रे। बोलोगे सर ये इसका पाथ है, ठीक है। बट whenever a light travels from rarer medium to denser medium, क्या होने लगता है बच्चों? मुझे बताओ, लाइट अगर रेरर से, बाहर क्या है, एयर है ना, तो रेरर से डेंसर आएगी तो क्या हो जाएगा, इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, जस्ट लाइक दिस। अगेन यहाँ पे नॉर्मल बनाओगे आप लोग, और ये दोनों के दोनों एंगल बराबर कहलाएंगे, एंगल आर और एंगल आर। उसके बाद पता है क्या होगा, फिर आप बोलोगे सर बाहर का एक एंगल निकल आएगा, वो ऐसे कुछ बन जाएगा। तो ये जो इमर्जेंट रे दिख रही है और इंसिडेंट रे को जो एक्सटेंड किया है मैंने, ये हो जाएगा एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे, और जो लाइट रे बाहर निकल रही है उसका नाम पड़ता है इमर्जेंट, ठीक, क्योंकि एंगल उसका मैं ई बनाने वाला हूं। कितना बनेगा, एंगल ई। तो देखो ये दोनों के दोनों आपस में पैरेलल रहेंगे, और आप बोलोगे सर ग्लास स्लैब का काम होता है लाइट को डिविएट नहीं करता, वो शिफ्ट करता है, और इसी को बच्चों कहा जाता है लैटरल शिफ्ट। तो मैं लिख देता हूं लैटरल शिफ्ट। अगर 12th में क्वेश्चन ग्लास स्लैब पे आया तो लैटरल शिफ्ट को डिराइव करा के पूछेगा, कितनी आई है ये पता करिए, ठीक है। तो शिफ्ट को अपन बच्चे लोग एक्स से देखते हैं, जो थिकनेस होगी ग्लास स्लैब की उसको अपन लोग किससे देखेंगे बच्चा लोग, टी से देखेंगे, ठीक। कोई डाउट तो नहीं यहां तक? देख लो एक बार, है ना। स्ट्रेट लाइन अगर जा रहा है तो बच्चों उससे शिफ्ट होके अपन को दोबारा मिल जाएगा। इन द फर्स्ट केस, है ना, पॉइंट नंबर ए पर लाइट रेरर से डेंसर पे जा रहा है। कहां से कहां जा रहा है बोलो, रेरर से डेंसर पे, और बाद में क्या हो रहा है, डेंसर से वो बच्चों वापस से रेरर में निकल रहा है, ठीक है। तो रेरर ही है ये, वापस से एयर हो जाएगा, ग्लास बीच में वापस से एयर हो जाएगा। तो आप बोलोगे किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो यहां मैं लिख लेता हूं फटाफट आंसर अपना, फैक्टर्स, ठीक है, डिपेंडिंग लैटरल शिफ्ट। किन किन पे डिपेंड करता है, सबसे पहले तो हो जाएगा बच्चों उसका कितना ज्यादा आपने एंगल से इंसिडेंट कराया है। जितने ज्यादा एंगल से इंसिडेंट कराओगे उतना ही ज्यादा वो शिफ्ट। इमेजिन करो डायग्राम में ये एक्स ज्यादा आना चाहिए, ठीक है। दूसरा हो जाएगा बच्चों कितना बढ़िया आपका ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो हो जाएगा इसका आंसर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, क्या लिखा है मैंने, ग्लास स्लैब। जो थर्ड वाला पार्ट आएगा वो बोलेगा अपन से कितनी थिकनेस है ग्लास स्लैब की, तो यहां मैं लिख देता हूं थिकनेस ऑफ स्लैब। डाउट बोलो यहां तक का? सो अल्टीमेटली ऐसा हो जाता है बच्चों, जो एक्सटेंडेड लाइट रे आ रही ना आपकी, एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे
देखो मैं लिखते जा रहा हूं, इंसिडेंट रे ये पैरेलल निकल आती है किसके, एमर्जेंट के। इसको प्रूफ करना होगा अपन को नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे अपन। तो बच्चों यहाँ पे स्नेल्स लॉ प्रूफ करने को मिलता है अपन को, तो प्रूफ कर देंगे अपन। यहाँ पे लाइट रिवर्सिबल भी होती है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी होता है, और कैसे पैरेलल हो रही है। तो देखो सबसे पहले समझ लो कि एक इंसिडेंट लाइट लेकर आया आप, दिख रहा है सबको इंसिडेंट लाइट, उससे क्या बन जाता है, नॉर्मल। एंगल कौन सा निकल के आ जाएगा, आई। मुझे बताओ लाइट जब रेयर से डेंसर जाती है तो क्या होता है उसके साथ, बाहर का मीडियम n1 है, अंदर का मीडियम क्या हो जाएगा, n2। आप कहोगे सर ये जो लाइट रे है इसको स्ट्रेट इस पाथ पे निकल जाना चाहिए था। दिख रहा है पाथ जो मैं डैश लाइन से बना रहा हूँ, ये अज्यूम्ड पाथ होगा इसका, बट वो बिकॉज ऑफ द मीडियम डेंसिटी ये इस तरह से बेंड कर जाएगा लाइट। समझ आया क्या बच्चों। तो ये जो एंगल आर बनेगा, वापस से आप इसको बोल देना कि सर जी ये एंगल यहाँ पे भी आर बन रहा होगा, ठीक है। और फिर ये बाहर की तरफ एंगल जब एमर्जेंट में जाएगा तो हमारा एंगल ई बन जाएगा। कुछ नहीं करना है प्रूफ आपको एंगल आई को बराबर प्रूफ कर देना है एंगल ऑफ ई के, और प्रूफ करना बच्चों बहुत ज्यादा आसान है। मैं आप लोगों को करके दिखाता हूं। सबसे पहले पहला इंसिडेंट देखो, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे सारे के सारे बच्चों मेरा आपसे एक जनरलाइज क्वेश्चन है बच्चों, मुझे यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा के दिखाइए आप। एवरीबडी अप्लाई स्नेल्स लॉ हियर। सोचो समझो फिर लगा के बताओ, कैसे लगाओगे। तो कहोगे सर साइन ऑफ पहला एंगल डिवाइड बाय साइन ऑफ दूसरा एंगल, तो साइन आई बाय साइन आर हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना होगा, ये हो जाएगा n2 में रहोगे आप, और कहां से आओगे बच्चों, n1 से। समझ आया क्या। तो बोलोगे सर बिल्कुल आया। उसके बाद जिस पॉइंट से बाहर जा रहे हैं बच्चों, उस पॉइंट का नाम होता है पॉइंट ऑफ एमर्जेंस। इस पॉइंट ऑफ एमर्जेंस से जब बाहर जाएंगे तो एंगल ई कहलाता है, वो ई बना हुआ है वहां पे। इस चीज को अपन शिफ्ट कहते हैं बच्चों, उसको एक्स कहते हैं, और यहां से यहां तक का आपका टी होता है, थिकनेस कहते हैं ग्लास स्लैब की, ठीक है। एमर्जेंस वाले पॉइंट पे लगा के दिखाओ स्नेल्स लॉ। तो बोलोगे सर जी वहां पे पहला एंगल आर होगा और दूसरा एंगल कौन सा होगा, ई। बताइए यहाँ पे क्या आना चाहिए, बाहर वाला मीडियम n1 है, ऊपर आएगा n1, नीचे आएगा बच्चों n2, ठीक है। कैसे क्यों कर रहा हूं मैं, देखो रे कहां से कहां जा रही है, n2 से लेके n1 पे जा रही है ना, तो बाद में कौन सा मीडियम आया, n1 आया ना, तो n1 विद रिस्पेक्ट टू n2। बच्चों इसको मल्टीप्लाई वगैरह कर लो आप फटाफट। तो बोलोगे सर इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन आई डिवाइड बाय साइन आर मल्टीप्लाई बाय साइन आर डिवाइड बाय, बोलो साइन ई इक्वल्स टू n2 बाय n1 मल्टीप्लाई बाय n1 बाय n2। सारा कुछ बच्चों यहाँ पे कैंसिल ही हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते क्या मिल जाएगा, साइन आई डिवाइड बराबर साइन ऑफ ई। अगर दोनों की साइन वैल्यू बराबर है मतलब एंगल आई बराबर किसके होगा, एमर्जेंट के होगा। ऐसे होने से क्या हो जाएगा, जो एमर्जेंट रे होगी बच्चों वो पैरेलल रहेगी किसके, बोलो ना, इंसिडेंट रे के। ये सिंपल सा डेरिवेशन है, बहुत हो गया तो 1-2 मार्क्स में आएगा। नेक्स्ट पेज में मैं आपको ये कितना शिफ्ट होता है वो निकाल करके दूंगा, और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना अपने लिए, हाउ मच शिफ्ट इट इज गेटिंग। कैसे आती वो तो बता दिया मैंने पीछे वाले पेज पे कि इंसिडेंट एंगल ज्यादा होगा तो शिफ्ट होगी, स्लैब ज्यादा होगा तो शिफ्ट होगी, और थिकनेस ज्यादा होगी तो शिफ्ट होगी। अब कैसे फाइंड करेंगे वो पता करना है अपन को। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहां तक बच्चों, नहीं है डाउट सबको, आई डोंट थिंक सो। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट्स द लैटरल डिस्प्लेसमेंट, और बच्चों लैटरल शिफ्ट कितनी होगी। सबसे पहला काम क्या करोगे आप बच्चे लोग अपने ग्लास स्लैब की जो थिकनेस है उसको पता करोगे, तो उसको अपन टी लिख देते हैं, क्योंकि कई बुक में ना शिफ्ट को टी से बुलाता है, तो मैंने पहले ही यहाँ पे थिकनेस को टी माना है, टी स्टैंड्स फॉर थिकनेस और टी, ठीक है। हमने यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करी हुई है इस तरह से, देखनी सबको देखनी चाहिए। एवरीबॉडी पे अटेंशन। बच्चे लोग हम लोग इंसिडेंट एक एंगल ड्रॉ करते हैं, है ना, स्टैंडर्ड एंगल एक इंसिडेंट का ड्रॉ करते हैं इस तरह से। इस इंसिडेंट एंगल पे बच्चों लाइट को ना ऐसे निकल जाने का मन करता है, देखो स्ट्रेट इस पाथ पे, बट ग्लास स्लैब क्या करता है, उसको इस पाथ से न जाने की बजाय वो एक दूसरे नए पाथ पे उसको भेज देता है, ठीक है। क्यों ऐसा कर रहा है, क्योंकि बाहर का जो मीडियम है वो n1 है, अंदर के मीडियम के बारे में अपन जानते हैं, ये ग्लास होता है n2 बोलते हैं, बाहर से वापस n1 हो जाता है। यू कैन से दैट रेयर से डेंसर आएगा तो लाइट कैसा होना चाहिए, अंदर की तरफ बैंड होना चाहिए, इस तरह से बैंड कर दिया मैंने भी।
वापस से मैं यहाँ पे एक नॉर्मल बनाऊंगा और जानबूझ के दिख रहा होगा मुझे ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, क्योंकि ऐसे एंगल्स को बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अगर दो पैरेलल रेज में बनाए जाए। वापस से इमरजेंट जाएगा तो बच्चों ऐसे कुछ मिल जाएगा, ये आपके पास इमरजेंट है। इस वाले पोर्शन को आप लोग थिकनेस कहते हो। मेरे मार्कर को देखते रहिए, यहाँ से यहाँ तक का क्या कहलाता है बच्चा लोग, एक्स कहते हैं। इसी को लेटरल शिफ्ट कहते हैं अपन लोग। लेटरल शिफ्ट बोलूं या डिस्प्लेसमेंट बोलूं, बात एक ही है, कोई डाउट तो नहीं है। हमको अपने आप के सॉल्व करने के लिए कुछ यहाँ पे ज्योमेट्रिकली पढ़ना होगा, बिकॉज आप लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स ही पढ़ रहे हो। इसको धीरे धीरे करके ऐसे नीचे लेके आ जाओ, और ये जो शिफ्ट आपको दिख रहा है ना बच्चों एक्स नाम का, उसको शिफ्ट करते हुए पैरेलल लाइन के बीच में बनाया गया है। मतलब कहीं पे से भी इसको मार्क करेंगे तो एक्स ही बनना है ना, तो यहां से यहां तक का ही बच्चों एक्स ही बनेगा। देखो सबको आया समझ में, राइट और रॉन्ग आ गया। अब मेरी एक और बात सुनो, इसको नाम लिख देते हैं अपन इसके। मान लो इस जगह का नाम हो जाएगा ए, पॉइंट ए बी सी और डी, ठीक। तो मैं आपसे ट्रायंगल अज्यूम करने को बोल रहा हूं। इन ट्रायंगल ए देखना है, सी देखना है बच्चों, डी देखना है। इन ट्रायंगल ए सी डी, ये वाला ट्रायंगल देखना है। सारे के सारे बच्चों मुझे एक साथ बताइए, ये ऊपर वाली एंगल कितनी आएगी, ये एंगल कितनी होगी। रिफ्रैक्शन की फर्स्ट लाइन में लिखा होगा जहां पढ़ाया था मैंने आपको। व्हाट इज दिस एंगल, 12th क्लास। अगर ऊपर आई दिख रहा होगा तो ये पूरा कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो बच कितना जाएगा बच्चों, दिस एंगल विल बी आई माइनस ऑफ आर, दैट्स इट। अब आपको ये ट्रायंगल दिख रहा होगा, यहाँ पे ये 90 डिग्री दिख रहा होगा, बिकॉज ज्योमेट्री में क्या होता है ना, दो पैरेलल रेज के बीच में एंगल अगर वो लाइन बनाई जाए परपेंडिकुलर तो 90 को कट करेगा उसको। अब मुझे बताओ इस एंगल पे बैठ करके बच्चों साइन की वैल्यू कितनी होगी। तो मैं आपसे से पूछता हूँ, पूरी क्लास से पूछ रहा हूँ, साइन आई माइनस आर कितना होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर के नाम पे यहाँ पे x लिखा हुआ है, हाइपोटेनियस की जगह पे बच्चों a से लेके c तक का लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1, डाउट बोलिए। नाउ स्टूडेंट्स लेट मी आस्क यू वन मोर थिंग। आप एक ट्रायंगल और अज्यूम करिए, ठीक है। तो वापस से एक ट्रायंगल और अज्यूम करते हैं, ट्रायंगल ABC। बच्चे लोग ये रहा ट्रायंगल आपका, ये वाला, ठीक है, जो इस तरह से दिखाई दे रहा है आप लोगों को ऐसा। ये अब यहाँ से 90 बन रहा है, ये थिकनेस के नाम पे बच्चों T होगा, और यहाँ पे AC का लाइन कॉमन आ गया। मुझे AC एलिमिनेट करना है, इसे जानबूझ के ट्रायंगल लिया है मैंने वाला। अब मैं आप सब बच्चों से बोलूं, बच्चे लोग cos थीटा कितना होता है, तो बोलोगे सर cos r की वैल्यू होती है, सबको मालूम है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, राइट। तो बेस की जगह पर क्या आ जाएगा, तो बोलोगे सर थिकनेस, हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा AC, इसको बोल देना इक्वेशन नंबर 2। आ जाएगा क्या बच्चों समझ में, तो बोलोगे सर आ जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को आप डिवाइड मार दो तो ऐसा कुछ दिखने लग जाएगा ये आपको, साइन आई माइनस आर डिवाइड बाय कॉस आर, और ये हो जाएगा x बाय ए सी डिवाइड बाय टी बाय ए सी। AC खत्म हो गया, t को उधर भेज दो और आपका शिफ्ट का आंसर आ गया। दो लाइन का डेरिवेशन है प्यारे बच्चों, t डिवाइड बाय कॉस आर इंटू साइन आई माइनस आर। t इज द थिकनेस, i इज द इंसिडेंट, r इज द रिफ्रैक्शन। लेकिन बहुत सी बुक में 1 बाय कॉस थीटा को सेक थीटा बोलते हैं, तो ये हो जाता है t सेक r। जे नीट वाले थोड़ा सा ध्यान दे लो, साइन आई माइनस आर, दैट्स इट। इससे ज्यादा मत सोचो। ये आपका एक्सप्रेशन किसका हो जाएगा, लेटरल शिफ्ट का। बच्चों एग्जाम में आएगा, कर लेंगे आप लोग। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव ऑन। और एक पॉइंट और मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। आप इस डायग्राम को देखो, जितने डिग्री से इस जगह पे लाइट बेंड हो रही है बच्चों टुवर्ड्स द नॉर्मल, उतने ही डिग्री से वापस से वो अवे चली जाती है, ताकि वो शुरुआत वाली से पैरेलल हो सके। इसका मतलब ये बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ये बच्चों रेसिप्रोकल हो जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 इंटू 2। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन, तो n2 1 मल्टीप्लाई बाय n12 बराबर 1। ये प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ लाइट बताता है कि अगर लाइट को ऊपर से अपन ने मारा, यहाँ से अगर मैंने कोई टॉर्च वगैरह जलाया, तो मुझे अगर इस एंड पे दिखाई देती है लाइट, देखो ये ह्यूमन आई बना के देखें, उल्टा कर सकते हैं आप, यहाँ से लाइट को मार सकते हो तो आपको ऊपर वहीं दिखाई देगी। इट रिप्रेजेंट्स दैट लाइट इज रिवर्सिबल। तो ये जूनियर क्लास में बताया जाता है अपन को, मैं बस वो पॉइंट मेंशन कर देता हूँ। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ, बोलो बच्चे लोग,
रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ये ऑफकोर्स नॉलेज में होना चाहिए कि आगे से कभी कोई सर बात करें ना मीडियम्स के बारे में, तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n/1 की जो वैल्यू होगी ना वो रेसिप्रोकल करके n/2 के बराबर आएगी। ये काम कर जाएगा अपन को हमेशा। कोई दिक्कत वाली बात बच्चों? n/1 कितना हो जाएगा? n2/n1। n12 कितना हो जाएगा? n1/n2। मैथ्स वाले बच्चों सही लिखा है? पलट के लिख दें, काम हो जाएगा अपना। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात क्या है, ये टर्म याद रखना है अपन को, n21 इंटू n12 बराबर 1 होगा। यहाँ पे अपना रिफ्रैक्शन वाला पार्ट खत्म होता है, इसके अपन जस्ट थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक का कर लोगे बच्चों, एग्जाम में आया तो बढ़िया। तो चलो अपन अपरेंट शिफ्ट के तरफ बढ़ते हैं और बच्चों चीजों को पढ़ते हैं ना। तो थोड़ा ध्यान देना, शिफ्ट के बारे में बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, किसके बारे में? शिफ्ट के बारे में। तो ये जो पूरा टॉपिक कहलाएगा बच्चों, ये शिफ्ट के बारे में कहलाएगा। शिफ्ट जनरली अपन को ऑब्जर्व होती है इस तरह के टॉपिक के नाम से। एपरेंट लिखा है, एपरेंट डेप्थ, एंड ये लिखा हुआ है बच्चे लोग रियल डेप्थ। जो फॉर्मूला भी निकल कर आएगा उस पर फोकस करना आखिरी में। ठीक है, एपरेंट डेप्थ एंड रियल डेप्थ। बच्चों इसको ऐसा समझ लो कि आप लोग बकेट वगैरह अगर देखते हैं ना इस तरह से, बकेट वगैरह, इस बकेट में अगर मैं कोई कॉइन रख दूं बच्चों, यहाँ पे बिल्कुल बॉटम पे आ जाएगा कॉइन वो, तो आप कहोगे सर इसको अगर सरफेस से अपन देख रहे होंगे तो कॉइन वहां पर नहीं मिलेगा आपको, कॉइन एक नई जगह पे मिलेगा, वो हर जगह हल्की सी ऊपर की तरफ होगी बच्चों। तो बेसिकली ना इसने यहाँ से थोड़ा सा शिफ्ट कर लिया है। इज दिस क्लियर? कैसे आया वो बताऊंगा मैं भी आपको। अगर मान लो बच्चों के पास यही कंटेनर है वापस से और इसमें इतना वाटर फिल्ड है, ठीक, तो बाहर वाले मीडियम को एयर बोलेंगे तो n1 बराबर 1 हो जाएगा और n2 की वैल्यू पानी की आ जाएगी। तो बोलोगे सर वाटर की वैल्यू 4/3 होती है या 1.33 बोल सकते हैं। अब अगर मैं सब बच्चों से पूछूं कि बच्चों मैं ना एक रॉड लेकर आया हूँ, रॉड, तो रॉड रखता तो ऐसे रखा थी, लेकिन बाहर से देखने में आपको रॉड ना शिफ्ट होके दिखाई देगी बच्चों, थोड़ी ऐसे बैंड होती हुई दिखाई देती है। देखा है कभी अपन ने कोई चीज पानी पड़ जाती है तो अपन को उसकी जगह से हटके दिखती है ना वो, हाँ ना, तो बोलो, है ना? तो ये इसकी एक्चुअल डेप्थ होगी या रियल डेप्थ होगी जहां पे वो रखा हुआ है पानी के अंदर, और जो झूठ मूठ की जगह पे रखा है वो क्या हो जाएगी? एपरेंट। मतलब एपरेंट का मतलब होता है उस समय हमको वहां दिख रहा है लेकिन वहां है नहीं। बात समझ रहे हो? मान लो ये कॉइन को रख दिया है मैंने, ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये इमेज हो गया। सिमिलरली ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये इमेज हो जाएगा। इसको प्रॉपरली पढ़ना है, लेकिन बात इतनी सी है बच्चों कि जो आप जो बैठते हो ना, आपकी जो आंखें यहाँ मैंने बनाई है इस तरह से, ये जो ऑब्जर्वर है ये, तो ऑब्जर्वर कौन से मीडियम में है? डेंसर में कि रेयर में है? पहले ये बता दो मुझे, तभी आगे बता सकता हूं मैं आप सबको। वेयर इज योर ऑब्जर्वर? ऑब्जर्वर इज एट रेयर मीडियम। ऑब्जेक्ट कहां पर है? डेंसर मीडियम में, दोनों केसेस में। ठीक है, ऑब्जर्वर कहां पर है? 12th के बच्चों रेयर में है, और ठीक है, और ऑब्जेक्ट कहां है? डेंसर में है। तो एग्जाम में जो न्यूमेरिकल से जो पार्ट पूछा जाएगा वो अपन अभी डिराइव करते हैं, देखते हैं और इसको डिटेल में पढ़ करके चलो आगे बढ़ रहे हैं अपन। सो स्टूडेंट्स, इन द फर्स्ट केस हमारा जो ऑब्जर्वर है ना, ऑब्जर्वर वो रेयर मीडियम में रखा है, और जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पे रखा है बच्चों? डेंसर में। तो वही कॉइन वाला एग्जांपल, ये आपका ऑब्जेक्ट रखा है बच्चों सबसे बॉटम पे रखा है। ठीक है, लेट अस से मैंने कॉइन को प्लेस कर दिया है, तो n2 की वैल्यू यहाँ पर n के बराबर होगी, और एयर है मतलब n1 की वैल्यू कितनी आएगी बच्चा लोग? 1 हो जाएगी। सबको मालूम है कि ऑब्जेक्ट क्या करता है? रेज निकालता है अपने पास से, मतलब सब डायरेक्शन बच्चों रेज ऐसे भेज रहा होगा ये, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो जो भी लाइट बच्चों स्ट्रेट निकल के जाएगा ना, उसमें कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता है, ये आपको मालूम है। तो ये सीधे के सीधे ऐसे लाइट स्ट्रेट वाली स्ट्रेट निकल जाएगी। लेकिन अगर कोई लाइट रे ऐसे निकल के जाती है तो बताओ क्या होगा उसके साथ? द लाइट इज मूविंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। तो सबसे पहला काम जो 12th का बच्चा है वो करेगा कि सर नॉर्मल तो बनाइए पहले आप। तो मैंने बना ली नॉर्मल, अब यहां से इसको ये अवे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बाउंसर गया क्या? नहीं। अब बच्चे लोग यहाँ कहीं पे बैठ के जो आपका ऑब्जर्वर है ना,
वो इसको देख रहा होगा, ये ऑब्जर्वर हो गया। ऑब्जर्वर जब देखेगा ना उसको, तो देखो ये दोनों के दोनों रिफ्रेक्टेड लाइट, रिफ्लेक्टेड रेज हैं। जो बीकर के ऊपर बने वो कैसे रेज होंगे, रिफ्रेक्टेड, और ये वाला भी कैसा होगा बच्चों, रिफ्रेक्टेड। माय डियर 12th क्लास स्टूडेंट्स, क्या ये दोनों मिलने वाले हैं आगे जाके? तो बोलोगे सर बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो क्या करना चाहिए, उनको पीछे एक्सटेंड करना चाहिए। तो पीछे एक्सटेंड करूंगा और इसको ही पीछे एक्सटेंड करूंगा, तो ये लोग जाकर के ना एक जगह पे मिलेंगे, और वो जगह कहलाएगी बच्चों कॉइन की इमेज, जो इस इंसान को दिख रही होगी। बात समझे आप? ये वो कॉइन की इमेज होगी बच्चों जो इस इंसान को ऐसे दिख रही होगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा अपन और क्लियर बना देते हैं। ये ऐसे करके आ रहा होगा बैक साइड में, यहाँ पे बच्चों कहीं इसको इमेज मिल रही होगी। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, और ये क्या हो जाएगा बोलो, इमेज। एक्चुअल में कितना डेप्थ पे है वो? तो बोलोगे सर एक्चुअल में वो h डेप्थ पे रहता है। और झूठ मूठ में कहां पर है वो? तो बोलोगे सर h डैश पे रहता है वो। कितने का शिफ्ट मारा उसने बच्चों? ऑब्जेक्ट से लेके इमेज तक चला गया, कितने का शिफ्ट मारा बताओ जल्दी जल्दी। ऑब्जेक्ट से उठ के इमेज पे आ गया। अगर आप कोई कॉइन ना बच्चों बकेट में भरे पानी में रख दोगे तो आपको ऊपर दिखाई देगा। ठीक है, जितना ऊपर जाएगा उसी को तो कहते हैं शिफ्ट। तो ये आपके पास शिफ्ट होगा, इसको हमेशा आप डेल्टा एच से देखोगे, और यहां से यहां तक का शिफ्ट होता है। प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? रे डायग्राम देख लो, अपन को 2 सेकंड लगेंगे समझने में इसको, है ना। याद किससे करना है अपन को इस चीज को? जब जब ऑब्जर्वर कहां रहेगा, रेरर में, तो उसको इमेज पास में दिखेगी। तो मैं इसका आंसर लिख देता हूं बच्चों। अगर आपके पास जो ऑब्जर्वर है वो कहां पे, रेरर में है, तो इसका मतलब है जो इमेज दिखाई देगी ना उसको बच्चों, हिंदी में लिख रहा हूं पूरा मैं, ये इमेज हमको पास में दिखाई दे जाएगी। ठीक, हाँ ना बोलो। 12th क्लास समझ में आया? इमेज क्या हो रही है, नजदीक दिखाई देगी उसको। आप भी देखो ना, पानी के अंदर कुछ पटक देते तो ऊपर नहीं दिखता अपन को क्या? हमको हमारे नजदीक दिखाई देता है बच्चों, हर चीज वही है। ठीक, तो यहां पे हो जाएगा अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। किस किस को जानकारी है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1 से ज्यादा होता है, मालूम होगा ना ये तो बच्चों, मालूम होगा मेरे बच्चों को तो, है ना। यहीं पे देखो एच डैश और एच में कौन बड़ी वैल्यू दिख रहा है आपको? अगर सर पे से इसको मेजर किया जाए, यहां से मेजर करो, तो एच इज रियल डेप्थ, एच डैश इज एपरेंट डेप्थ। तो यहां हो जाएगा बच्चे लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर, बोलो लार्जर वैल्यू कौन सी है? तो हो जाएगा रियल डेप्थ डिवाइड बाय एपरेंट डेप्थ। ठीक, तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अपन बोलते हैं एन से देखते हैं, है ना। और ये हो जाएगा h डिवाइड बाय एच डैश। थोड़ा इसको ढंग से लिख लेते हैं अपन, ये n लिखा है बच्चों, h डिवाइड बाय बोलो h डैश। जो वैल्यू बड़ी होती है ना वो न्यूमरेटर में आती है, ये याद कर लो, क्योंकि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से बड़ा आना चाहिए ना। ये दिमाग का लॉजिक है ना आपके। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? 1 से बड़ी वैल्यू आती है। नाउ माय क्वेश्चन टू ऑल द क्लासेस, इस पूरे टॉपिक में शिफ्ट कितना आ रहा है वो मुझे कैलकुलेट करके बताइए। शिफ्ट मतलब डेल्टा एच कितना आ रहा है वो बताइए जल्दी जल्दी मुझे। व्हाट इज शिफ्ट इन द डायग्राम? पूरी लेंथ कितनी है बीकर की? h। ऊपर का पार्ट कितने का है? h डैश का है। तो आप लिख सकते हो ना डेल्टा एच इक्वल्स टू एच माइनस एच डैश। किस किस को आया समझ में? ये आया बच्चों? यहाँ पे एच डैश को आप लोग रिमूव कर दीजिए, तो फर्स्ट इक्वेशन से एच डैश कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर शिफ्ट आ रही है हमारी h माइनस, बोलो ये वाला लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये h डिवाइड बाय n। ठीक, कितना हो गया ये? h ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाय n। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो तमाम आपको बच्चों इतने क्वेश्चंस में दिखाई देगा ना, जिसका कोई सवाल नहीं, जवाब नहीं, मतलब इतना ज्यादा बार इसको आप पढ़ोगे, पता है, इतनी ज्यादा बार ये आपको मिलेगा। ये शिफ्ट का एक्सप्रेशन होता है।
शिफ्ट। ठीक, ये तब पढ़ाया जाता है बच्चों को जब ऑब्जर्वर कहाँ बैठा हो, बोलो एक बार और मुझे। When an observer is in rarer medium, आपको ऑब्जेक्ट नजदीक समझ में आता है, उस नजदीक पे रहने की वजह से हम लिख रहे हैं रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। ये एक फॉर्मूला है जो डायरेक्ट आंसर दे देगा आपको रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का। एग्जाम में अगर शिफ्ट आता है तो आपको ऐसे करना रहेगा। डाउट देखो। सो स्टूडेंट, हो सकता है। सो स्टूडेंट्स लेट अस टेक अप दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये कहता है 3 आइडेंटिकल ग्लास स्लैब हैं, हमको शिफ्ट पता करनी है बच्चों इमेज के अंदर। तो देखो कॉइन भी दिया हुआ है इन लोगों ने, और 3 एक बराबर स्लैब एक के बाद एक रख दिए हैं, और ये आपका ऑब्जर्वर है। ठीक है, तो ऑब्जर्वर कहाँ पर बैठा है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि रेयर में बैठा हुआ है, और रेयर से देखने पे डेंसर मीडियम के बाद ऑब्जेक्ट रखा है, मतलब ऑब्जेक्ट वहां से बच्चों उसके हिसाब से डेंसर में रखा माना जाएगा, बिकॉज बीच में कुछ ना कुछ डेंसर मीडियम आ चुके हैं। कोई परेशानी वाली बात? तो बोलोगे सर बिल्कुल नहीं है। ऑब्जर्वर कहाँ पे है? रेयर में। ऑब्जेक्ट कहाँ से देखा जाएगा बच्चों? डेंसर से पास होके रखा गया, डेंसर माना जाएगा। तो आपको ये जो कॉइन है ना, ये हल्का सा बच्चों ऊपर यहाँ पे शिफ्ट होके पढ़ाया जाएगा। तो दिस इज द शिफ्ट जो नजर आनी चाहिए हमको। ये हो जाएगी शिफ्ट तुम्हारी। कितनी होगी उसको अपन डेल्टा एच कर लेते हैं। किस किस की वजह से होगी बच्चों? तो तीनों की वजह से होगी। तो बात यहाँ पे लिख दो, द शिफ्ट इज ड्यू टू ऑल 3 ग्लास स्लैब। जो शिफ्ट होगी वो तीनों के तीनों ग्लास स्लैब की वजह से होगी। तो मुझे बताओ एक ग्लास स्लैब की शिफ्ट का फॉर्मूला क्या है? तो बोलोगे सर डेल्टा एच का फॉर्मूला आपने बता रखा है, एच लिखते हैं ब्रैकेट में 1 - 1/n, राइट ना बच्चों? कितने होंगे ये? तो बोलोगे सर 3 होंगे। तो ये रहा आपका आंसर 3 इंटू एच की वैल्यू है 0.5, तो मैं 1/2 लिख देता हूँ। 1 - 1 अपॉन यहाँ कितना आ जाएगा 3/2। ये बच्चों सॉल्व हो जाएगा अपन लोगों से। यहां से 2 ऊपर आ रहा है हमारा, समझ गए क्या? तो आंसर हो जाएगा यहां से ये 3 इंटू 1/2। एलसीएम लोगे तो ये मिल जाएगा 3 - 2 डिवाइड बाय बच्चों 3। इसको इससे अलग कर दो, यहाँ पे 3 - 2 1 बचेगा। तो प्रैक्टिकली जो आपकी शिफ्ट आ रही है वो कितनी आ रही है? या लिख सकते हो 0.5 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली तब पूछे जाते हैं बच्चों जब है ना ऑब्जर्वर कहाँ पे बैठा हो, रेयर में, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हो, डेंसर में। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला एंड यू विल बी वेरी कंफर्टेबली भी आपको बन जाएगा बच्चों। ठीक है, आज इसका उल्टा पढ़ने जा रहे हैं अपन। किस किस के घर में वो एक्वेरियम वगैरह है? कछुआ मछुआ पाल रखा है किसी ने? कछुआ मछली? क्यों भाई नहीं? फ्राई करके खा जाते हो? चलो छोड़ो, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों अभी। अब ना सेकंड केस पढ़ोगे आप लोग कि फर्स्ट केस में क्या कहता है। देखो ऑब्जर्वर रखा है बच्चों रेयर पे, और ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है? बोलो, ऑब्जर्वर रेयर में और ऑब्जेक्ट कहां रखा है? डेंसर पे। अब पता है क्या होगा, जितने भी सी एनिमल्स होंगे ना, वो जब हमको देखते हैं तो क्या दिखाई देता है उनको? तो यहां हो जाएगा ऑब्जर्वर कहां रखा रहेगा बच्चों? डेंसर पे, और जिस ऑब्जेक्ट को वो ऑब्जर्व कर रहा है वो रखा रहेगा बच्चों रेयर में। ठीक है, हम लोग बढ़िया बढ़िया घरों में एक्वेरियम रखते हैं, फिशेस को रखते हैं, उनको उनके नाम हम रख देते हैं टीनू मीनू करके, है ना बच्चों? उनको इतना कुछ बाहर का दिखाई नहीं दे रहा होता है, उनको एक सब कुछ ना सिलेंड्रिकल बीम में दिखाई दे रहा होता है, जो मैं भी आपको बताने वाला हूँ अगले पेज पे। तो उसी के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों ऐसा अज्यूम करके चलो कि कोई भी जो सी एनिमल्स होते हैं ना, मान लो फिश हो गए, कछुए हो गए वगैरह वगैरह, तो बोलेगा क्वेश्चन आपको सी में कोई फिश चल रही है, तो ऐसा होगा। देखो ये आपके पास फिश रहेगी इस तरह से। अरे क्या बन गया, ये है ना छोटी क्लास के बच्चों की फिश हो गई है। ये फिश फिलहाल बच्चों आपके लिए ऑब्जर्वर का काम कर रही है। सबको दिख रहा है कि ऑब्जर्वर कहाँ पे बैठा है? तो बोलेगे हाँ सर, n2 की वैल्यू n करके बैठा है, और बाहर n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, मतलब एयर में। तो बच्चों जब कभी ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो इस फिश के साथ पता है क्या हो रहा होता है? फिश अगर मान लो किसी भी बर्ड को देखती है, मान लो ये कोई बर्ड हो गया, है ना, फिश अगर कोई मान लो बर्ड को देखती है ना, क्या बन गया ये?
ठीक है। हाँ, फिश अगर किसी बर्ड को देखता है ना बच्चों, तो वो उसको उसकी जगह पे नहीं दिखाई देता, वो उसको उससे और ऊपर दिखाई देता है। तो मान लो एक्चुअल में जो बर्ड है आपका वो h हाइट पे फ्लाई करता है, तो जब इसको पानी में से अपन देखेंगे ना बच्चों, तो हमको वो और दूर दिखाई देगा। मेरे कहने का मतलब है एक लाइट रे ऐसे आ रहा है बच्चों, ठीक, और यहां से ये इसके आइस पे जा रहा है। आपको पता है ना ऑब्जेक्ट से लाइट रे बनाना पड़ता है। ये नॉर्मल बन जाएगा, ये एंगल I बन जाएगा और ये एंगल R बन जाएगा। आपको दिख रहा होगा ना बच्चों हम कहां से कहां जा रहे हैं, रेयर से कहां जा रहे हैं, डेंसर पे। डाउट देखो यहां तक का है क्या? जब आप डेंसर मीडियम में रहोगे ना, तो ये इंसिडेंट रे को आपको बैकवर्ड ऐसे एक्सटेंड करना होगा, ये कर दिया मैंने। और आपको बच्चों जो चिड़िया है या बर्ड है बच्चों, वो उसको हल्की सी ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे दिखाई देगी, ठीक, ये उसकी बर्ड रहेगी। तो बर्ड की जो हाइट रहेगी बच्चों वो h डैश कहलाएगी, झूठ मूठ में वहां दिख रही है। शिफ्ट कितने का मार लिया उसने, तो बोलोगे सर वो और दूर दिखाई दे रहा है। तो जो बच्चे बहुत अच्छे से नोट बना रहे ना, वो ऐसे याद कर लो, जब पानी में रखी चीज होगी तो हमको पास दिखाई देगी, और जो बर्ड होगी बच्चों दूर दिखाई देगा, ठीक है। तो यहां लिख देता हूं वही बात मैं, जैसे यहां लिखवाया था ना आप लोगों को, देखो ऑब्जर्वर रेयर में होगा तो इमेज कहां होगी, पास दिखाई देगी। वैसे ही अगर ऑब्जर्वर बच्चों है ना कहां रखा है, बोलो डेंसर में, तो इमेज कहां दिखनी चाहिए, बोलो इमेज अपन को दूर दिखनी चाहिए, ठीक, इमेज हमको दूर दिखनी चाहिए। चलो बात करते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में और अपने साथ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा मीडियम का, 12th के बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सुना है ना, 1 से बड़ा होता है, हाँ या ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर बोलो h डैश बाय h करूं कि h बाय h डैश करूं, कौन सी वैल्यू ज्यादा दिख रही है आपको, h डैश ज्यादा है h ज्यादा है, h डैश। तो यहां हो जाएगा आपके पास एपेरेंट, पानी के अंदर करते हैं मेजरमेंट तो डेप्थ कहते हैं, और ऊपर करते हैं तो हाइट कहते हैं, और रियल हाइट। गड़बड़ मत करना, मैं कई बार देखता हूं हर साल बच्चे केवल एक फॉर्मूला याद करके जाते हैं कि रियल डेप्थ अपॉन एपेरेंट डेप्थ। अरे नहीं भाई, ये फॉर्मूला तब इस्तेमाल होगा जब ये कंडीशन फुलफिल होगी ऊपर वाली। आपको एग्जाम में पॉइंट आउट करना रहेगा कौन सी फुलफिल करनी है कंडीशन। यहाँ बात करते हैं रियल लिखा हुआ है, फटाफट बोलो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों h डैश और ये हो जाएगा h। ये बन रहा है अपना फॉर्मूला। अब मैं फिर से आपसे एक वही क्वेश्चन पूछता हूँ प्यारे बच्चों, कितना आ रहा है शिफ्ट वो मुझे बता दो, शिफ्ट डेल्टा h कितना आ रहा है। तो बोलोगे सर बड़ी वाली वैल्यू h डैश है, उसमें से क्या निकालना पड़ेगा अपन को, h निकालना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा h डैश माइनस h। इज दिस क्लियर, हाँ ना बोलो भाई। फिर लिख सकते हो डेल्टा h की वैल्यू हो जाएगी व्हाट इज h डैश फ्रॉम द अबव इक्वेशन, इक्वेशन 1 से h डैश कितना हो जाएगा, एपरेंट हाइट कितनी हो जाएगी, तो बोलोगे सर n टाइम्स ऑफ h माइनस h, यहां से h और बाहर निकाल लो तो हो गया फॉर्मूला n माइनस 1। तो देखो 10-10 मिनट के बाद के दो टॉपिक आए हैं, नाम बिल्कुल सेम है उन दोनों टॉपिक का, लेकिन काम कितने अलग अलग हैं। एक जगह शिफ्ट आ रही है h ब्रैकेट में n माइनस 1 आई शिफ्ट, और एक जगह दो क्या आ रही है शिफ्ट, देखो ये वाला फॉर्मूला h ब्रैकेट में बोलो 1 माइनस, बोलो यार 1 माइनस 1 बाय n का टर्म आ रहा है। n यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा किसका, आपके मीडियम का रहेगा बच्चों इसका। तो चाहो तो ना इन दोनों को एक फॉर्मुलेट बना के लिख लो कि अगर ऑब्जर्वर अगर रेयर मीडियम में बच्चा लोग, तो जो डेल्टा h का टर्म आएगा वो हो जाएगा h ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाय n, ठीक। और अगर आपका ऑब्जर्वर कहां पे रखा रहेगा बच्चों, डेंसर में, तो डेल्टा h का मतलब हो जाएगा बोलो h ब्रैकेट में अकेला n माइनस 1। ये दोनों के दोनों फॉर्मूले उतने ही कीमती हैं जितने ये टॉपिक मैंने आपको ढंग से समझा दिए। डाउट तो नहीं है। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं अपन लोग, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन
इसको बच्चे लोग TIR भी कहते हैं। इस पे क्वेश्चन आएगा तो समझ लो आपको बहुत इजीली बन जाएगा, क्योंकि समझ लो ये पुरानी क्लास से भी थोड़ा याद में रहता है, चीजें समझ में आती हैं। बाहर जो मीडियम बच्चों उसको मैंने N1 और एयर मान लिया है, और अंदर जो मीडियम बच्चों उसको N2 और N मान लिया है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को मैंने जानबूझ के यहाँ बॉटम पे रखा है, दिख रहा है आपको ऑब्जेक्ट यहाँ बेस में रखा हुआ, लेट से कोई कॉइन वगैरह रखा हुआ है या कोई लाइट का सोर्स है। जो भी लाइट बच्चों इससे स्ट्रेट जाएगा उस लाइट को कोई नहीं रोक सकता, ये बिल्कुल स्ट्रेट निकल जाता है, नो रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस। लेकिन जैसी कोई लाइट यहाँ से निकल के जाना शुरू करेगा तो नॉर्मल पहले बनेगी, और दिख रहा होगा आपको कि डेंसर से कहाँ जा रहा है व्यक्ति बच्चों, रेयर पे। फिर से बोलो, डेंसर से कहाँ जा रहा है, रेयर पे। तो लाइट रे क्या होगी बच्चों, अवे निकल जाएगी। थोड़ा सा एंगल और अपन अगर यहाँ बढ़ाते हैं तो पता है क्या हो जाएगा, ये एंगल थोड़ा और बढ़ जाएगा बच्चों। थोड़ा सा एंगल और बढ़ाएंगे ना तो एक एंगल ऐसा आएगा जहां बाहर निकलने वाला एंगल बच्चों 90 डिग्री का बन जाएगा। कितने का बन जाएगा, 90 का। और इसी एंगल को बोलते हैं बच्चों I, और नीचे C लिख लेते हैं। दिस एंगल इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल का मतलब है इस जगह पे लड़ाई होने वाली है, इससे एंगल 1 सेकेंड और बढ़ाया आपने तो लाइट बाहर जाने की बजाय क्या कर जाएगी बोलो, अगर मैं यहां से एंगल बढ़ा दूं, हाँ, लाइट बच्चों वहीं से अंदर रह जाएगी, बाहर ही नहीं जाएगी वो। तो ये जो एंगल होगा वो ज्यादा होगा किससे, क्रिटिकल एंगल से। और बाकी सारे एंगल क्या होंगे, कम होंगे। मतलब इसके पहले लाइट बच जाएगी और रिफ्रैक्ट कर जाएगी। क्या कर ले जाएगी लाइट, रिफ्रैक्शन, जो करना चाहिए उसको। और यहाँ पे क्या कर रही है लाइट, रिफ्लेक्ट कर रही है। इसके न्यूमरस एग्जाम्पल्स हैं, यूसेज हैं, आगे सब पढ़ा दूंगा मैं आप लोगों को। लेकिन अभी लॉजिक से चलते चलिए कि ये एंगल ज्यादा होगा किससे, क्रिटिकल एंगल से। ठीक है, यहाँ पे जो इंसिडेंट बनेगा, इंसिडेंट एंगल, वो ज्यादा होगा किससे, आपके क्रिटिकल एंगल से। ठीक है, व्हेन इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अब क्या है ये क्रिटिकल एंगल, ये पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट पेज पे। लेकिन ये बच्चों टॉपिक क्या सिखा रहा है अपन को, फिलहाल लाइट क्या कर रही है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हेन विल TIR विल हैपन, तो आपको पता होना चाहिए कि TIR कब हैपन होगा बच्चों। इसके लिए 2 सॉलिड कंडीशंस होती हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। बॉटम पे देखिए पेज के क्या लिखा हुआ है, कंडीशंस फॉर TIR। फर्स्ट पॉइंट बोलो क्या होना चाहिए, जल्दी जल्दी बोलो। लाइट हमेशा रेयर से डेंसर पे जानी चाहिए या डेंसर से रेयर पे आनी चाहिए, 12th क्लास। नीचे मीडियम कौन सा है, डेंसर। यहां मीडियम कौन सा है, रेयर। तो यहां लिखेंगे लाइट मस्ट बोलो ट्रेवल फ्रॉम, कौन से मीडियम जा रही है बच्चों, डेंसर टू रेयर। ये कंडीशंस पूछी गई हैं पेपरों में। अभी ना सिलेबस होने के बाद मैं आप लोगों को ना पूरे मतलब फुल लेंथ पेपर जब करवाऊंगा ना, तब ये सारे पॉइंट्स काम करते हैं कि बताइए व्हाट इज TIR। तो बच्चा शुरू यहां से करता है, लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम, बोलो बच्चे लोग, डेंसर से कहां जा रहा हूं, रेयर पे। और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए वो किससे ज्यादा होना चाहिए, बोलो, हैज टू बी ग्रेटर देन, अरे भगवान किससे ज्यादा होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल। इससे ज्यादा होगा तो लाइट अंदर रह जाएगी, कम होगा तो लाइट बाहर भाग जाएगी। सब बातें मैंने डायग्राम बना दी हैं। अब अपना पहला काम क्या बचता है कि ये क्रिटिकल एंगल क्या है ये बता दूं मैं आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, पढ़ते हैं उसको, व्हाट इज क्रिटिकल एंगल। तो बच्चे लोग क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है जहां पे अपन को इस तरह समझाना की जरूरत पड़ती है। ये ऊपर की लाइन बच्चों नॉर्मल है, ठीक है, बाहर का मीडियम N1 है उसको एयर बोल देते हैं, और जानबूझ के ये जो मीडियम है मेरे पास N2 है उसका नाम N रखा है। मतलब कहने का है जो आपकी लाइट है वो कहां से जा रही है, डेंसर से रेयर पे। मैंने सारे के सारे कंडीशंस फुलफिल करा दिए हैं। अब मेरी बात सुनो, एक ऐसा प्रीशियस एंगल जिससे लाइट को यहां मारूं मैं बच्चों, जिसपे लाइट जो बाहर निकल रही है वो ऐसे ना निकल करके बच्चों 90 डिग्री पे निकल जाए। दिख रहा है आपको 90 डिग्री, येलो से बना रहा हूं मैं ये, ठीक है। तो वो एंगल बच्चों जिस एंगल पर बाहर निकलने की लाइट 90 डिग्री बन जाए उसे बोलते हैं क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो मैं लिखता हूं इट इज द एंगल ऑफ
एंगल ऑफ, बोलते जाओ, इंसिडेंस एट विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कितना आ रहा है बच्चों, 90 डिग्री। ये किसकी डेफिनेशन होगी हमारी, क्रिटिकल एंगल की। आई और नीचे सी लिखते हैं, बहुत टीचर इसको बड़ा वाला सी भी लिखते हैं, तो वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, एक बार और पढ़ लेते हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंस, बच्चों ये वो एंगल होगा जिस पर बाहर निकलने वाला एंगल कितना बन जाए, 90 डिग्री। दैट्स इट, ये क्रिटिकल है। इससे आगे बढ़ाया अपन ने एक एंगल, देखो इसको थोड़ा इमेजिन कर लो कि सर के पास हैरी पॉटर वाली पावर आ गई है, तो इसको एंगल में बढ़ा सकता हूँ। बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, लाइट नीचे गिर रही होगी, और कम करूंगा तो क्या होगा, तो लाइट ऊपर जा रही होगी। ठीक, इसको हटा देते हैं अपन फिलहाल के लिए, अपन अपना काम से काम रखते हैं। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है बच्चों। अब मेरा क्वेश्चन पूरी क्लास से एक सिंपल सा है, मुझे यहां पर स्नेल्स तो लगाकर दिखाइए। ठीक है, देखें सब लोग। ठीक है, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ। साइन लिखते हैं बच्चों, पहला एंगल मतलब आईसी डिवाइड बाय साइन ऑफ दूसरा एंगल मतलब 90 डिग्री। आप बच्चों मीडियम पार करके कौन से मीडियम में आ चुके हो, आप यहां कहीं हो। ठीक, तो लिखा जाएगा n1, कहां से आए हो बच्चों, n2। साइन 90 कितना होता है, 1, तो ये आ गया आपका एक लाइन का डेरिवेशन। साइन आई सी इक्वल्स टू ये हो जाता है बच्चों 1 और ये हो जाता है n, तो आंसर हो गया तुम्हारा 1/n। ठीक, या तो ये याद कर लो, या तो ये याद कर लो, n टाइम्स ऑफ साइन आई सी बराबर 1 होता है। कुछ बच्चे ये याद करके रखते हैं, कुछ बच्चे ये याद करके रखते हैं, आईसी को वहां रख देते हैं और साइन को उधर फेंक देते हैं, तो हो जाएगा साइन इनवर्स 1/n। ठीक है, इसका स्टेटमेंट क्या बनेगा, द रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल्स टू, बोलो, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। सबसे जो इजी है, जो मुझे लगता है बच्चों को आना चाहिए, वो आना चाहिए साइन आई सी बराबर 1/n। बच्चों याद कर लोगे ये वाला फॉर्मूला, ये कोई पुरानी बुक में साइन बड़ा सी लिखा होगा, उसका मतलब भी क्रिटिकली होता है। ये अपन को आना चाहिए बच्चों, क्योंकि कल की क्लास यहीं शुरू होगी, और फिश को कितना दिखता है, हाइट कितनी आएगी, बहुत सारी बातें करूंगा कल अपन इससे। अपन लोग, डाउट तो नहीं है यहाँ तक 12th क्लास के बच्चों, है ना। तो ये आपके पास TIR का है। 10th में अपन जरूर पढ़ा था TIR, लेकिन वहां केवल अपन को एक लाइन बताई जाती है कि जब जब लाइट डेंसर से रेयर पे जाती है तब TIR होता है। अभी इसका अपन को ग्राफ भी बनाना है, बहुत सारी चीजें करना है, बट हाल फिलहाल के लिए पेज पे क्या है, डेफिनेशन लिखी हुई है, इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच द रिफ्रैक्शन एंगल इज 90 डिग्री। मैंने स्नेल्स लॉ लगाया है, जो आपको याद रखना है मैंने वो लिख दिया है बच्चों, और ये इसका बेसिक एक सेंटेंस है। आज के बाद कोई पूछे ना आपसे कि व्हाट इज क्रिटिकल एंगल, तो बोलना सर ये वो एंगल होता है जिसपे बाहर निकलने वाला एंगल 90 होता है। बोलो मेरे साथ, फिर से बोलो मेरे साथ रिपीट करके, ये वो एंगल होता है बच्चों जिस पर बाहर वाला एंगल 90 बन जाए। ठीक है, ऑल राइट।